Hello everybody, my name is Seema Agrawal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। आज हम ICSE केमिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वैलेंसी, रेडिकल्स और केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगी। केमिकल बॉन्ड्स में यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो बॉन्ड्स ही डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। पीएच के हिसाब से यही दो जो बॉन्ड्स हैं वो कोर्स में हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है? द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट। आपको पता है कोई भी एटम होता है उसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 2, 8 और 1 आता है। तो ये वाला के शेल हुआ, ये एल हुआ और ये एम हुआ। तो सोडियम के केस में वैलेंस शेल कौन सा हुआ? एम हुआ। तो एम को बोलोगे आप वैलेंस शेल। और जो 1 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से डिसाइड होती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी और उसका जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनर मोस्ट शेल से कोई मतलब नहीं होता कि इनर मोस्ट शेल क्या होता है और कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं, तो ये कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। Valence electrons are involved in the formation of molecules of elements and compounds. They readily participate in chemical reaction and therefore determine the chemical properties of an element. जैसे इसमें लिखा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। The electrons in the inner shell are usually not involved in the chemical reaction. Innermost shell में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो किस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज बनाती है, डिसाइड करती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। Since every atom of an element prefers to be stable, its valence shell should have 8 electrons in the 8 electrons except the first shell, which can only accommodate 2 electrons. आपको पता है कि हर जो एटम होता है वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल अगर होना है तो दो कंडीशंस है। दो कंडीशंस क्या है? उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। दो दो इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स में आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ठीक है, इन्हीं यही 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल है। इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो कोशिश करते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। उनकी स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स से डिसाइड होती है। दिस स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय एक्सेप्टिंग, डोनेटिंग और शेयरिंग some और वैलेंस, some और ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो शेयर कर लेते हैं। जैसे सोडियम के केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 8 और 1। ठीक है, अगर उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के एटम को अगर स्टेबिलिटी चाहिए है तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो या तो वो अपने थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करे और फिर वो 2, 8, 8 बनाए, है ना, तब जाके वो स्टेबल होगा। तो ये करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई कोई और एलिमेंट उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों देगा? तो इसकी जगह सोडियम क्या करेगा? इसकी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर देगा, और फिर इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, और अब ये सोडियम एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके या आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी को हासिल किया जा सकता है। तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 1, 2 या 3 चीजें देना तो बहुत आसान होता है ना। तो अधिकतर मेटल्स जो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आउटर मोस्ट शेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको डोनेट करते हैं हमेशा। वो दूसरे एटम्स को, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को दे देते हैं और वो खुद स्टेबल हो जाते हैं। तो ये हमेशा डोनेट करते हैं। इसलिए मेटल्स जब डोनेट करते हो आप इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास वैलेंसी पॉजिटिव आती है। इसलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कैटायंस होते हैं। इसी के जो अपोजिट होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो शेल होता है उसमें अधिकतर आपका 5, 6
और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में अधिकतर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स तो देंगे नहीं, तो ये कोशिश करेंगे इनकी स्टेबिलिटी आ जाए। मतलब इन अगर 5 को 8 बनना है, मतलब 8 बनेगा तो स्टेबल होगा ना। तो अगर उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कितनी कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल करके वो 8 बना लेगा। अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो स्टेबल हो जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। इससे जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधिकतर नॉन मेटल्स में नेगेटिव वैलेंसी रहती है और वो एनायंस कहलाते हैं। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हो तो आप पर नेगेटिव वैलेंसी आती है, और जब नेगेटिव वैलेंसी आती है तो आप एनायंस करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और गेन करके अगर वैलेंसी बना रहे हो तो कैटायंस और एनायंस बनते हैं। कैटायंस तब बनते हैं जब पॉजिटिव वैलेंसी आती है, और एनायंस कब बनते हैं, जब नेगेटिव वैलेंसी आती है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायंस होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायंस होते हैं। ठीक है। तो इसी को उन्होंने आगे बताया, इन अदर वर्ड्स वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कि एक एटम दूसरे एटम, कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके स्टेबल हो जाएगा, तो उसको ही हम उसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी इज अ नंबर विद नो चार्ज। जब हम वैलेंसी लिखते हैं हम सीधे सिर्फ नंबर लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 0 है, इसकी वैलेंसी 2 है। हम प्लस और माइनस का चार्ज नहीं लगाते हैं। ठीक है, वैलेंसी को सिर्फ नंबर से डिनोट करते हैं। व्हाई डू एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन और रिएक्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्यों एटम्स कंबाइन करते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये बात किसने बोली थी, ये बात जर्मन केमिस्ट कोसल ने बोली थी। उन्होंने बोला था ईच एलिमेंट टेंड टू कंबाइन इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एलिमेंट इस तरह से कंबाइन करते हैं ताकि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, सिर्फ 3 को छोड़ के, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, क्योंकि पता है आपको कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो दूसरे से 1 लेकर 2 बना देता है। ये हीलियम का तो ऑलरेडी 2 है, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है ना, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है। और जो लिथियम है उसका 3 होता है, यानी कि 2 और 1, तो ये 1 डोनेट करके स्टेबल हो जाता है, 2 अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ले आता है। इसके अलावा जो बोरोन से लेके बाकी जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं वो तो या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करेंगे और स्टेबिलिटी ले आएंगे। इसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है। आगे चल के जो कॉसल जो की जो ये थ्योरी थी वो ल्यूइस नाम के भी साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट करी थी, और फिर इन्होंने भी यही बोला था कि हाँ, एटम स्टेबल कब होते हैं, जब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आगे चल के आप बहुत सारे ल्यूइस स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे जिसमें आप देखोगे कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट एक्सेप्ट करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वैलेंसी में ये चीज है। तो वैलेंसी क्या होती है, तो कोई भी पूछे वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंस शेल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1, 2, 3, इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है वो किस तरह से स्टेबल होता है, कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 3 के केस में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इनके अलावा बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनको स्टेबल होना है तो उनको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, या तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, या किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने में कम पड़ रहे हैं, 3, 2 या 1, उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके वो स्टेबल हो जाएंगे, 8 ऑक्टेट रूल कर लेंगे, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो इसी को वैलेंसी हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है। In general, the valence of metal is the same as the number of electrons in the valence shell. अब मेटल के केस में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होते हैं उतनी इनकी वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम का हमने एग्जांपल देखा था कि सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई थी, 1 थी। मैग्नीशियम के केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 2। देखो, जैसे मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो मैग्नीशियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 282,
तो इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मेटल के केस में उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उतनी उनकी वैलेंसी आती है। ठीक है, ऐसे जैसे अगर आप एल्यूमिनियम देखोगे तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसको बनाओगे तो 283, तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो है? 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। तो मेटल के केस में क्या होता है, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है, the valency of non-metals is determined by using the formula 8 minus the valence electron. Non-metals की वैलेंसी अगर आपको निकालना है तो उसके वैलेंस में वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको 8 से माइनस करना होता है। जैसे कि नॉन मेटल क्या हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो 2 और 5 होगा। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। चूंकि नॉन मेटल है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 5 यानी कि 3। 8 में से 5 काटो तो उसकी वैलेंसी कितनी बचेगी? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। उसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 यानी कि 2 और 6, है ना। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो नॉन मेटल के केस में जो भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 8 से माइनस करते हैं और जितना बचता है वो उसकी वैलेंसी आती है। जबकि मेटल के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में वो उतनी ही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेटल्स की वैलेंसी कैसे निकालते हैं और नॉन मेटल्स कैसे निकालते हैं। The वैलेंसी ऑफ नोबल और इनर्ट गैसेस इज 0, है ना। इनर्ट गैस की या नोबल गैस जो होती है, 6 नोबल गैसेस होती है, उनकी वैलेंसी 0 होती है। एज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड दे आर 4 केमिकली इनर्ट। आपको पता है जितने भी नोबल गैसेस है, कौन से नोबल गैसेस है? हीलियम है ना, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है और एक और है। ठीक है, इसमें से एक मैं भूल रही हूँ। तो ये इन सब की वैलेंसी क्या आ रही है? इन सब की वैलेंसी जो होती है 0 होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो हीलियम के केस में 2, बाकी सबके केस में 8 होते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे केमिकली इनर्ट होते हैं। एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी विद वैलेंसी 1 आर कॉल्ड मोनोवैलेंट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो वैलेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। जो एलिमेंट्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। ठीक है, जैसे कि आप इस यहाँ पे भी देख रहे हो कि जो एलिमेंट्स है वो या तो मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट है या ट्राइवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब क्या होता है? अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 1 है ना, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन, अगर वैलेंसी 1 है तो वो मोनोवैलेंट कहलाते हैं। अगर वैलेंसी 2 है तो डाइवैलेंट कहला रहे हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी वैलेंसी 2 होती है तो उनको डाइवैलेंट कहते हैं। अगर उनकी वैलेंसी 3 है तो उसको ट्राइवैलेंट कहते हैं, जैसे कि लिथियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपके मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उनकी वैलेंसी क्या है। When an atom donates electrons to acquire a stable electronic configuration, it becomes positively charged and it is called electropositive ions. जब भी एटम आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो उसके ऊपर ताकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे भी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया था, तो सोडियम ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था इसलिए सोडियम के ऊपर क्या आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था, है ना। सोडियम ने जैसे सोडियम सोडियम देखा था ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो जितना उसका इलेक्ट्रॉन लूज किया था उतना उसके पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो जब लूज करते हैं तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ठीक है, और इसी को हम कैटायन भी कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन होते हैं, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी हमेशा प्लस होती है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है? हमेशा माइनस होती है। तो अगर प्लस वाले को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह रहे हो तो माइनस वालों को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो एक ही चीज है, तो आप इसको इस तरीके से याद करो, प्लस वैलेंसी माइनस वैलेंसी। प्लस वाले को हम कैटायन बोलेंगे, माइनस वाले को हम एनायन बोलेंगे। दूसरा नाम क्या है? इसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलेंगे। तीसरा क्या है? जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं वो मेटल्स होते हैं और जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो आप इस तरीके से आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट विद देम, एज अ रिजल्ट दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस। एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है
कि जब भी आपका जो एटम होता है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो है, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करता है तो उसमें जो प्रोटॉन प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर सेम रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और घट जाता है। जब इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेप्ट किए, ऐड किए जब आपने इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही रहा लेकिन माइनस साइन ज्यादा हो गए, तो उसके ऊपर जितना ज्यादा हो जाएगा उतना उसको ऊपर माइनस साइन आ जाता है, और जितना उस पर, अगर उसने डोनेट किए तो जितना उस पर माइनस साइन कम हो जाता है तो उतना फिर उस पर प्लस चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि अगर इसको हम दोबारा इसको ढंग से समझें तो आपको बताया कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर केमिकल रिएक्शन में किसी भी एटम में, सपोज करो सोडियम के केस में, है ना, 11 प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 281 था, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन उससे लूज कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10, यानी माइनस चार्ज हो गया 10, और प्लस जो चार्ज है वो अभी भी 11 है, तो प्लस 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा, +1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 सोडियम के ऊपर, इसलिए सोडियम कैटायन। तो ये दूसरा तरीका होता है वैलेंसी फाइंड आउट करने का। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो या तो ऐसे देख लो कि मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है, जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या दूसरा तरीके से हम वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो वो भी एक तरीका होता है वैलेंसी फाइंड आउट करने का। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, अगर उसने दो डोनेट किए तो 2 हो जाएगी। तो हम दो तरीके से वैलेंसी का पता कर सकते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल उन्होंने दिया, देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम प्लस आ गया, क्योंकि अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। तो सोडियम जब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले क्या था, 281, और जब उसने लूज कर दिया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 28, यानी कि वो स्टेबल हो गया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने मैग्नीशियम का बता दिया है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 282। अब इसको स्टेबल चाहिए, तो ये क्या करेगा, वो ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो इसके पास ये जो एक्स्ट्रा 2 है ना, इसको ये लूज कर देगा, दे देगा दूसरे वाले को जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो ये जब ये दे देगा तो चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो इसके पास चार्ज आ जाएगा 2+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन जाएगा, 2 8, है ना। तो यही चीज दिखा रहा है इसमें, 2 8 इसका बन गया। उसी तरीके से हमने थर्ड एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का देखा था, एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 होता है, तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8 3। तो उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए ये क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है ना, तो यही चीज होती है, इसीलिए वो रिएक्शन करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एलिमेंट्स आर मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट, है ना। तो जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए उस हिसाब से वो मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है या ट्राइवैलेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जिसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, तो उस हिसाब से वो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट है। तो दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कितने जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डोनेट करे, अगर सोडियम केस में उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसलिए वो मोनोवैलेंट है, मैग्नीशियम के केस में उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो वो डाइवैलेंट है, एल्यूमिनियम के केस में उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए इसलिए वो ट्राइवैलेंट है। All metals and hydrogens have positive valency since their valence shell have 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखने वाली चीज है, जितने भी मेटल्स हैं और हाइड्रोजन, इनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनकी वैलेंस ऑर्बिट में या तो 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट किया जा सकता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो आपके ऊपर वैलेंसी जो आती है वो पॉजिटिव वैलेंसी आती है। ठीक है ना। तो जितने भी इसको अगर हम नट शेल में बोले तो मेटल्स जो होते हैं और हाइड्रोजन जो होता है, एक्चुअली हाइड्रोजन क्या है ना, वो पॉजिटिव वैलेंसी भी दिखाता है और नेगेटिव वैलेंसी भी दिखाता है। जब आगे आप और कंपाउंड पढ़ोगे ना तो आपको हाइड्रोजन का पता चलेगा। तो जो हाइड्रोजन और मेटल्स क्या होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करता है उसके ऊपर जो वैलेंसी आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वैलेंसी उनके ऊपर आती है। ठीक है, तो मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी
लिखी होती है। आप कभी भी देख लेना, कोई भी मेटल उठा के देख लेना, चाहे आप सोडियम देख रहे हो या मैग्नीशियम देख रहे हो या कैल्शियम देख रहे हो या गोल्ड देख रहे हो, या मरकरी देख रहे हो, ये सारे मेटल्स हैं और इन सब की वैलेंसी प्लस में होती है। ठीक है, इसलिए प्लस होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं और इनको कैटायंस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है आपकी मोनोवेलेंट की, डाइवेलेंट की, ट्राइवेलेंट की। एक मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैं हर एक वैलेंसी को एक्सप्लेन किया था। आप उस वाले वीडियो को और डिटेल में देख सकते हो। और अभी के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे हमको क्या है, 10 तक फर्स्ट 20 एलिमेंट से ही मतलब रहता है। तो हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में देख लिया कौन कौन से मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है और ट्राइवेलेंट है ना। जैसे इसमें इसके केस में सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, हाइड्रोजन और अमोनियम आयंस जितने हैं, ये सारी के सारी क्या है, इनकी वैलेंसी +1 है। फिर आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, जिंक, निकल, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, सिल्वर, मरकरी और मैंगनीज, इनकी जो वैलेंसी है वो 2 है। और फिर तीसरा केस है एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, इनकी वैलेंसी 3 है। अब इसमें से आपने कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे जिनकी वैलेंसी 1 भी दिखा रही है, 2 भी दिखा रही है, या 2 भी दिखा रही है और 3 भी दिखा रही है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चार्ट में आपने वो सारे एलिमेंट्स देख लिए जिनकी वैलेंसी 1 है या 2 है या 3 है, मतलब या तो वो मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है। आपको ये वैलेंसी याद करना बहुत जरूरी है, तभी जाके केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे और फिर ही केमिकल रिएक्शन सीख पाओगे। ठीक है, अब जैसे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव का पढ़ा था वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं या फिर हम इनको एनायन भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक्सेप्ट बोलो या गेन बोलो, मतलब इन्होंने ऐड किया। जैसे सपोज करो क्लोरीन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, क्लोरीन 17 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। इसको ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए, तो वे 7 के साथ डोनेट करके तो 8 नहीं लाएगा ना। 1, 2 और 3 होते तो डोनेट कर देता, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, अच्छा ठीक है तुम मुझको एक और इलेक्ट्रॉन्स दे दे। चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, 2, 8 और 8। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 6 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और ये क्या कहलाएगा आपका, 2 नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, 2, 8। तो फिर देखो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 आ गया, है ना। और इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम देखोगे, तो पोटेशियम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो ये क्या हुआ, 2, 8, 8, 1, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं आते हैं, तो हम 2, 8, 9 नहीं लिखेंगे इसका, है ना, हम कभी भी नहीं करेंगे। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आगे का जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, भले ही हमने पढ़ा है कि के एल एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो किसी भी जो ऑर्बिट है, किसी भी शेल में 8 से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो पोटेशियम का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2881। अब इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हालांकि ये तो खैर मैंने एक मेटल का एग्जांपल ले लिया। तो ये जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो चूंकि इसने दिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर प्लस आया। तो देख रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस वैलेंसी आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव वैलेंसी आ रही है। तो उल्टा होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन को आप लूज करोगे तब आपकी वैलेंसी प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये अपोजिट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स थे वो आपके मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट थे, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस होते हैं वो भी मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट होते हैं। इस केस में हमने देखा क्लोरीन की वैलेंसी -1 आई तो क्लोरीन मोनोवेलेंट हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 आई तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट हो गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी 3 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
ट्राईवैलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं नाइट्रोजन का और अगर आपको बना के बताऊं तो कैसे होगा नाइट्रोजन का, देखिए आप। नाइट्रोजन हम देखते हैं, जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2 और 5। अब इसको ऑक्टेट करने के लिए 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 हो जाएगा, ठीक। तो चूंकि इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए ना, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो ये चीज है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के बारे में। तो अगर आपको एक बार पॉजिटिव समझ में आ जाएगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। इसी जैसे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस की कंप्लीट टेबल देखी थी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस की कंप्लीट टेबल है। इसमें मोनोवैलेंट भी दिए हैं, डाइवैलेंट भी दिए हैं और ट्राइवैलेंट भी दिए हैं, ठीक है। ये वही 20 आपको बहुत जरूरी है इस टेबल को बार बार पढ़ना, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है। बच्चे ये टेबल याद ही नहीं करते हैं। जब ये टेबल याद ही नहीं करोगे तो अगर मैम ने बोला कि सोडियम सल्फेट लिखो, अब आपको पता ही नहीं है कि सोडियम सल्फेट सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है कि SO3 होता है, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे लिखोगे सोडियम सल्फेट। तो आपको ना ये फॉर्मूलाज तो याद करने ही पड़ेंगे, तो इस टेबल को ध्यान से याद करो। क्लोराइड Cl होता है, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, हाइड्रोक्साइड OH। हाइड्रोक्साइड के केस में बच्चे बड़े गड़बड़ करते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते जरूर है कि हाइड्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन पहले आता है बोलने में, लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं हमेशा OH लिखते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो NaOH लिखोगे, NaHO नहीं लिखोगे, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, है। तो NaOH, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड को हम OH लिखते हैं। नाइट्राइट आपका NO2 होता है, जबकि नाइट्रेट आपका NO3 होता है, ठीक है। उसी तरीके से बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज होती है, अगर आगे H लगा है तो हम उसको बाई या हाइड्रोजन पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। बाइसल्फाइड क्या है, HSO3। लेकिन बाइसल्फेट क्या है, HSO4। तो सल्फाइड लिखोगे तो HSO3 लिखोगे, सल्फेट लिखोगे तो HSO4 लिखोगे। उसी तरीके एसिटेट आयन भी बहुत आता है, CH3COO। इसको आप लोग बार बार पढ़ो इस टेबल को, ताकि ये फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब मैम बोले कि आप किसी का फॉर्मूला लिखो तो आपको वो फॉर्मूला लिखना आए। क्योंकि जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि सल्फेट कैसे लिखते हैं, सल्फाइड कैसे लिखते हैं, क्लोराइड कैसे लिखते हैं, ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं, कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, बाइकार्बोनेट कैसे लिखते हैं। जैसे कार्बोनेट होता है CO3, जबकि बाइकार्बोनेट होता है HCO3, है ना। उसी तरीके से सल्फेट होता है SO4, सल्फाइड होता है HSO3। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको आना ही चाहिए रेडिकल्स के। उसी तरीके से जो डाइवेलेंट वाले दिए हैं, ऑक्साइड O2, ओ सॉरी, सल्फाइड S, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4। देखो 3 चीजें, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सल्फाइड, सल्फाइड इसमें 8 बोल रहे हैं, इसमें 8 बोल रहे हैं, इसमें 8 बोल रहे हैं, ठीक है। और तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। उसी तरह कार्बोनेट है CO3, सॉरी क्रोमेट है CrO4, डाइक्रोमेट है Cr2O7 और मैग्नेट है MnO4, ठीक है। नाइट्राइट होता है N और इसकी वैलेंसी होती है -3। फॉस्फेट होता है PO4, फॉस्फेट भी बहुत सारे कंपाउंड्स में आता है, फॉर्मूला होता है PO4, वैलेंसी होती है -3, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे रेडिकल्स के फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करो, उनके सिंबल याद करो, एटॉमिक नंबर याद करो, और उनकी जो रेडिकल्स हैं उनके फॉर्मूले याद करो और उनकी वैलेंसी याद करो, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख पाओगे और उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन सीख पाओगे। ये सीधा उसी तरीके से, जब तक ABCD नहीं सीखोगे आपको वर्ड्स नहीं आएगा, और जब तक वर्ड्स नहीं आएंगे आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो केमिस्ट्री इसलिए टफ लगती है क्योंकि हम ये बेसिक टेबल्स लर्न करना चाहते ही नहीं है। तो जब तक ये टेबल्स लर्न नहीं करोगे आपको वो चीज नहीं आएगी। तो प्लीज लर्न दीज टेबल्स, ओके। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं, तो उसको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि कॉपर के केस में, है ना, जो कॉपर है आपका वो 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है, एक +1 और एक +2। आयरन भी 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3। सिल्वर शो करता है 1 और 2, है। उसी तरीके से आपका लेड शो करता है 2 और 3। टिन शो करता है 2 और 4। मरकरी शो करता है 1 और
2। तो वेरिएबल वैलेंसी वो होती है जिसमें आपका कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, जिसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। आप इन 6 एलिमेंट्स को अच्छे से देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपकी सहूलियत के लिए अगर बता दूं कि जो कॉपर है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और इसकी एक वेरिएबल वैलेंसी +1 होती है और एक +2 होती है। फिर तुम्हारा जो सिल्वर है, जिसको हम एजी से कहते हैं, इसकी वैलेंसी भी +1 और +2 होती है, ये भी 2 शो करता है। इसके बाद मरकरी है, ये भी 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2। ठीक है, उसके अलावा अगर आयरन है तो ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन ये +2 और +3 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, उसी तरह के जो लेड है, जिसको हम पीबी से लिखते हैं, ये वैलेंसी शो करता है +2 और +4। और जो टिन होता है वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और वो शो करता है +2 और +4। तो ये 6 ही याद करने हैं, ये 6 ही एलिमेंट्स है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज उसमें लिखी है, इन केस ऑफ मेटल्स showing variable valency, तो लोअर वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग अस, है ना। अगर लोअर वैलेंसी को हम एडिंग सफिक्स अस एंड द नेम ऑफ द मेटल, इन केस ऑफ फेरस इट विल बिकम टू it will become ferrous, and suffix it the metal representing higher valency as in case of ferric। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे कॉपर है वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है, +1 और +2। जब कॉपर +1 वैलेंसी, यानी कि इन दोनों को वैलेंसी कंपेयर करोगे तो 1 जो वैलेंसी है वो छोटी हुई और 2 वैलेंसी बड़ी कहलाई। तो जब कॉपर जब वैलेंसी +1 शो कर रहा है तो फिर कॉपर को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जब 1 वैलेंसी शो कर रहा है तो इसको बोलोगे क्यूप्रस। ठीक है, इसके पीछे जो सफिक्स लगेगा वो OUS क्यूप्रस लगेगा। लेकिन जब ये बड़ी वाली वैलेंसी शो कर रहा है तो इसको बोलोगे क्यूप्रिक, इसकी वैलेंसी आई जाएगी 1। उसी तरीके से आयरन है, आयरन को हम फेरस, है ना। अगर छोटी वाली वैलेंसी शो कर रहा है तो आयरन कहलाएगा फेरस, OUS लगेगा। लेकिन जब +3 वैलेंसी शो कर रहा है तो ये कहलाएगा फेरिक। ठीक है, एक मतलब कहने का मतलब है छोटी वैलेंसी में सफिक्स OUS लगता है और बड़ी में 1 लगता है। तुम्हारा लेड है, इसको प्लम्बम कहते हैं, छोटी वैलेंसी यूज शो कर रहा है तो उसको कहते हैं प्लम्बस। ठीक है, यहाँ पे इसको कहेंगे प्लम्बिक, बड़ी वैलेंसी में। ऐसे टिन है, यहाँ पे कहेंगे स्टेनस, यहाँ पे बोलेंगे स्टेनिक। सिल्वर है, यहाँ पे बोलेंगे अर्जेंटस, और ये छोटी बड़ी वैलेंसी बोलेंगे अर्जेंटिक। मर्क्यूरी छोटी वैलेंसी भी बोलोगे मर्क्यूरस, और बड़ी वैलेंसी भी बोलोगे उसको मर्क्यूरिक। तो छोटी वैलेंसी के आगे लगता है, छोटी वैलेंसी में सफिक्स लगता है OUS, और बड़ी वाली वैलेंसी में सफिक्स लगता है IC। ठीक है, ये चीज याद रखो, है ना। In case of metal showing variable valencies, the lower valency is represented by adding suffix us to the name of the metal, as in case of ferrous, है ना। आयरन में तुमने छोटी वैलेंसी तो फेरस बोल दिया। The suffix IC is added to the metal representing higher valency, as in case ferric। जब आयरन 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो फेरिक बोलते हैं। However, the modern method, the variable valency is written in Roman numbers. For example, ferrous iron is represented by रिप्रेजेंटेड बाय 2 Fe2 एंड Fe3। अब क्या हो गया, इसका जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ना वो बदल दिया है। इन्होंने क्या करते हैं, अगर 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो आयरन लिख के ब्रैकेट में तुम 2 रोमन नंबर में 2 लिख दोगे, और अगर आप ये 3 वैलेंसी शो कर रहा है तो आप आयरन का सिंबल लिख के ब्रैकेट में आप रोमन नंबर में 3 लिख दोगे। तो इससे पता चल जाता है कि आयरन वैलेंसी क्या शो कर रहा है, 2 या 3। उसी तरीके से तुम्हारा जो टिन है या लेड है या मरकरी है, कॉपर है, कोई भी अगर वैलेंसी 2 या 3 शो कर रहा है तो उसकी वैलेंसी उसके ब्रैकेट में उसके आगे लिख देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इस वाले कंपाउंड में ये वैलेंसी क्या शो कर रहा है। The advantage of the modern method over the earlier method is that neither the name nor the symbol of the element changes। इससे क्या होता है, हमको वो अस और एक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्यूप्रस या क्यूप्रिक बोलना है ना। हमने कॉपर ही बोला और हमने +1 लिख दिया तो अंडरस्टूड है ये क्यूप्रस है, और अगर हमने 2 लिख दिया तो यानी कि वो क्यूप्रिक है। ठीक है, तो वो अस और एक वाला सफिक्स का जो कंफ्यूजन था वो अब मॉडर्न उसके हिसाब से चेंज कर दिया है। अब हम एलिमेंट के आगे उसका नंबर लिख देते हैं कि उसकी वैलेंसी वो इस वक्त क्या शो कर रहा है, छोटी वाली वैलेंसी शो कर रहा है या बड़ी वाली। ठीक है, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स होते हैं 2 or more non-metals that collectively accept or donate 1 or more electrons and become negatively or positively charged in the process is called radical।
रेडिकल मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल, जैसे कि ये रेडिकल है अमोनिया, अमोनियम जो है वो रेडिकल है, इसमें दो दो चीज से मिलके बना है अमोनियम रेडिकल, है ना, आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, है ना, अमोनियम होता है NH4, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल एक साथ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तब ये क्या कहलाता है, रेडिकल। एक्चुअली जो अमोनियम आयन है वो अमोनिया से बना है, जब अमोनिया ने एक और पॉजिटिव आयन ले लिया तो वो अमोनियम रेडिकल बन जाएगा। तो पूरे ग्रुप ने एक साथ लिया ना, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलोगे आप, रेडिकल बोलोगे। तो अमोनियम एक रेडिकल है, इसकी वैलेंसी है +1। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं इनकी वैलेंसी माइनस में है। नाइट्रेट है इसकी वैलेंसी, जैसे इसको लिखते हैं NO3 है, नाइट्रेट है ये NO3 है और इसकी वैलेंसी है आपकी -1। नाइट्राइट NO2 है, सल्फेट बाइसल्फेट है तो HSO4 है, बाइसल्फाइड है तो HSO3 है, बाइकार्बोनेट है तो HCO3 है, हाइड्रोक्साइड भी तुम्हारा रेडिकल है OH, एसीटेट है CH3COOH, सल्फेट है SO4 और उसकी वैलेंसी है -2, सल्फेट है ना, और सल्फाइड है SO3 और वैलेंसी है -2, कार्बोनेट CO3, डाइक्रोमेट Cr2O7 और फॉस्फेट PO4। ठीक है, तो ये सारे के सारे रेडिकल्स हैं। तो रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। रेडिकल का मतलब हुआ टू और मोर नॉन मेटल्स दैट कलेक्टिवली एक्सेप्ट और डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज इन द प्रोसेस। तो उन्होंने एक साथ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया या एक्सेप्ट किया और उनके ऊपर +1 वैलेंसी या 2 वैलेंसी या 3 वैलेंसी जो आ गई उस हिसाब से वो रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है ना, तो कार्बोनेट की वैलेंसी -2 है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, -3 है और अमोनियम की वैलेंसी यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो ये रेडिकल्स है। केमिकल बॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है केमिकल बॉन्ड, अभी 8th क्लास में सिर्फ दो ही बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है हमको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। Atoms tend to gain, lose और share electrons in order to achieve stability। ये चीज हमने पढ़ ली। एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। The bond formed between two atoms when they combine is called chemical bond। तो देखो, जब आप किसी से कुछ चीज लेते हो या किसी चीज से कुछ चीज देते हो तो आप दोनों के बीच में कोई बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना। उसी तरीके से जब हमारे कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हैं तो उन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो उसको कहते हैं आप केमिकल बॉन्ड। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। सोडियम का नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ 281। क्लोरीन है इसका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। दोनों ही स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो सोडियम क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है और ये इसका ये क्या बन जा रहा है, Na+ बन जा रहा है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, 28। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है, ठीक है, और बन जा रहा है क्लोरीन माइनस और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है 288। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन ने ले लिया, है ना, सोडियम ने दिया और क्लोरीन ने ले लिया, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा ना, इसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड या NaCl। ठीक है, तो जब भी केमिकल बॉन्ड कब बनता है, जब भी दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में लूज हुए गेन हुए वो उससे डिपेंड करता है कि कौन सा वाला बॉन्ड बना। ठीक है, एटम्स टेंड टू गेन और लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभी ये लूज और गेन करते, कभी वो शेयरिंग भी होती है ना, मैं दे रहा हूँ ना तू दे, बस हम लोग शेयर करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन केस में दो ऑक्सीजन के एटम्स है, इसका 8 है इसका 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो 2 6 2 6 ना, ये पूरे 6 देने को तैयार है ना, ये 6 देने को तैयार है। उसने बोला कि यार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तुम अपने दो शेयर कर लो मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ दो शेयर कर लूंगा, तो दोनों के 2 8 हो जाएंगे। तो इस केस में डोनेट नहीं हुआ, शेयरिंग हुई, तो भी बॉन्ड तो बन ही जाएगा। शेयरिंग में भी बॉन्ड बॉन्ड बन जाता है जब कोई चीज शेयर करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बॉन्ड है। लेकिन फिर ये वाला बॉन्ड दूसरा नाम से आना आता है, शेयरिंग से बनता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, और जो डोनेट और एक्सेप्ट से बनते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
ठीक है, तो वो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। तो कहने की बात क्या है, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब भी आपका दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन करता है, लूज करते हैं या शेयर करता है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था, और ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ रहेंगे और सोडियम क्लोराइड कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये एटम एक साथ पे रहते हैं। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बताया कि एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके या शेयर करके कंबाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है, the chemical bond formed by the complete transfer of electrons from one atom to another bond। जब आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम ने पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तब इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। हमेशा मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो हमेशा मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, और तब ये बॉन्ड बनता है, सो हम इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। Cations are the particles having positive charge, and ions are the particles having negative charge. The opposite charges get attracted to each other due to the presence of the strong electrostatic force of attraction. The formation of the bond takes place between the anion and the cation, and hence it is called ionic bond. आपको पता है कि जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम हो गया आपका Na+, ठीक है, मतलब ये बन गया कैटायन, राइट। उसी तरीके से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो उसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, यानी कि ये बन गया एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इसमें आयंस इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो या आप उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलो या इसको आयनिक बॉन्ड बोलो, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को कैटायंस और एनायंस बोलते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको समझा दिया सोडियम क्लोराइड का, वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये सोडियम कैटायन बन गया, मतलब Na+ बन गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो प्लस का साइन दिखा रहा है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके ऊपर एक -1 चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गया 288, ठीक है। तो अब जो पॉजिटिव जो सोडियम जो जो आपका कैटायन बना, ये वाला सोडियम Na+ और सोडियम क्लोराइड, इनके बीच में बॉन्ड डेवलप हो गया और ये कंपाउंड क्या बन गया, NaCl। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। इस वाले केस में क्या होता है, शेयरिंग होती है। जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरीके से ना इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, वो कहते हैं चलो हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो जब शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, राइट। जैसे अब कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको नॉन मेटल्स में देखने को बहुत मिलता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने ऑक्सीजन का ही दिया है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 2,6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ, 2,6। दूसरे वाले का भी 2,6 हुआ। तो इन्होंने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 बन गया, ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हम सिर्फ जब ये बनाते हैं तो हम सिर्फ जो आउटर मोस्ट जो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, हम सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को देखते हैं, ठीक है। ये लुईस स्ट्रक्चर कहलाता है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है आपका ऑक्सीजन का, और इसके भी आउटर मोस्ट में 6 है ना। आप देख रहे हैं 2 और 6, तो हम सिर्फ 6 वाला बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने 2, 4 और 6 बनाए। तो इसने क्या किया, इसके दो से ऐसे शेयरिंग कर ली, ठीक है। इसने इसके वाले से शेयरिंग कर ली, है ना। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ आ गए बीच में,
ठीक है, ये बीच में आ गया आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज इट इज इनके पास रहे। ठीक है, तो अब इसके पास भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, ये वाला भी 2 ले लेंगे। तो इस तरीके से दोनों के पास 8 8 हो गए। ठीक है ना, जैसे इस वाले एग्जाम्पल से आप अच्छे से देखो, जब इसने शेयरिंग कर ली तो इसके पास भी कितने हो गए इनर ऑर्बिट, तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का देखो। इस वाले में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बन रहा है तो कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, अगर कोई चीज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रही है तो जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कोवेलेंट कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट। और ये देखने को मिलता है आपको नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स आपकी कुछ, ये तो एग्जांपल इन्होंने अकेले ऑक्सीजन का दिया, आप हाइड्रोजन देख लो, नाइट्रोजन देख लो, क्लोरीन देख लो, ठीक है ना, ब्रोमीन देख लो, किसी का भी जो मॉलिक्यूल होगा ये तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए ये कहलाएगा तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। और आपने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में या आयनिक बॉन्ड में आपने क्या देखा था, आयनिक बॉन्ड्स में हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है ना, और आयनिक बॉन्ड आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड आपका मेटल्स और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और आयनिक बॉन्ड आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आने वाली क्लासेस में आपको बॉन्ड्स के बारे में काफी डिटेल में बताएंगे। तो जब मैं 9th क्लास का और 10th क्लास का वीडियो बनाऊंगी तब मैं ये बॉन्डिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन आपको करूंगी। राइट, तो जितना भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उसका कुछ ये वो है, रिव्यू है, क्विक चेक है, तो देखते हैं आपको कितना आता है। चूज द करेक्ट आंसर, नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर के बाहर के जो रीजन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रू और फॉल्स, ट्रू है ना। Atomic number is the number of neutrons present inside the nucleus of an atom. False. जो atomic number होता है वो number of protons होता है, neutrons नहीं होता है, right? The sum total of dash and dash is known as the mass number of an element. Mass number क्या होता है, the sum total of protons and neutrons, right? If the atomic number of nitrogen is 7, then the number of protons प्रेजेंट इन इट विल ऑल्सो बी 7। अगर किसी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो क्या उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होगा, यस, ट्रू है ना। आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के बराबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, उसी के बराबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इफ द मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 and its atomic number is 13, then the number of neutrons present in it would be, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं आप, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास, 14। ठीक है ना। द डैश ऑफ एन एलिमेंट हैज द सेम एटॉमिक नंबर। कौन से एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, आइसोटोप्स में है ना। आइसोटोप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, आप फिर से उस वीडियो को देखो। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है, 1 2 और 3 हो जाता है। The outermost shell of an atom can accommodate 8 electrons. outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। Oxygen donates 2 electrons and become an oxygen ions. ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फॉल्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अमोनियम इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेडिकल, यस, एक रेडिकल का एग्जांपल है, क्योंकि 2 नॉन मेटल एक साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या गेन करते हैं। अ डैश इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स कंबाइन। केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स कंबाइन, है ना। जब 2 एटम कंबाइन होते हैं तो केमिकल बॉन्ड उनके बीच में बनता है। A dash bond is formed by sharing of electron. A covalent bond is formed, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जितना भी इस चैप्टर के हमने 7 पार्ट बनाए हैं, 7 वीडियोस बनाए हैं मैंने इसके अलग, उन सारे वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीटली कवर हो गया है। ये बेसिक चैप्टर है, प्लीज इस 7 वीडियोस को आप देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही बस। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगी वीडियो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के लिए।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करिए फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।